तो अब एक नए चैप्टर में को लेकर आ गए हम लोग, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? तो आपको याद होगा कि इसके पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और वो चार्ज कैसा था? स्टैटिक चार्ज था। और उस स्टैटिक चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और फाइनली हमने चार्ज को एक डिवाइस में स्टोर किया था जिसका नाम था क्या? कैपेसिटर। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया और इन सारी चीजों में जो चार्ज था वो क्या था? स्टैटिक था। यानी स्टैटिक चार्ज की स्टडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में की। अब हम बात करते हैं उसी चार्ज को जब हम मोशन दे देंगे तो चार्ज के चलते, उस चार्ज के मोशन के चलते क्या मिलेगी? हमको करंट मिलेगी। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो बेसिक आप कह सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन मोशन। ठीक है, यानी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा? वो चार्ज हमारा मोशन में होगा। तो चार्ज के मोशन से क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो चार्ज के मोशन से, यानी अब ये कौन सा चार्ज होगा? तो हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आएगा, वो चार्ज होगा दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो क्या होगा? दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? तो देखो, हमें ये पता है कि जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं, जरा देखो, एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पे हमारे पास प्रोटॉन हो गया और क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। बट इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कौन है? तो इस ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस ऑर्बिट में क्या है? इस ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस पे चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या खास बात होती है कि जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन हो ना, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बॉन्डेड होते हैं और इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट छोड़ करके बाहर निकल आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से जो एटम है ये हमारा बन जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारा हो गया पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा कि वो चार्ज कैसा होगा? मोशन में होगा। और वो क्या होगा? दैट इज द, वो चार्ज कैरियर कौन सा होगा? दैट इज द, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आते हैं हम लोग उस कंडक्टर की बात करते हैं जिस कंडक्टर में हमको करंट को फ्लो कराना है। तो पहले देखते हैं, जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे, जैसे हमने एक सिल्वर ले लिया, कॉपर हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास, ये हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, एक कंडक्टर है। जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो अभी हमने इसको बैटरी से इसको कनेक्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम पाएंगे कि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडक्टर में क्या है? दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब भी हम बात करेंगे इनकी, तो हम बात करेंगे पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे। यानी हमारे पास क्या होंगे? इसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे। ये हमारे पास बीच बीच में ये पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब जरा देखो ये क्या कहता है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी होती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। कितनी होती है? तो इनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इनके पास वेलोसिटी कितनी है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 10⁻²৯, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये पर क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, एक क्यूबिक मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 10⁻²৯। यानी कि इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं और इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो क्या इनके चलने से, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो क्या चलने से करंट को मिलेगी? तो सिंपल सा आंसर होगा कि अगर आप इसको बैटरी से कनेक्शन नहीं देंगे तो करंट तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों भाई? तो रीजन इसका देखो क्या है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये चलते हैं ना तो क्या करेंगे? ये टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। इस तरह से ये टकराते रहते हैं और टकरा करके जिगजैग पाथ पे चलते रहते हैं। तो अगर मान लो हम यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ कंसिडर कर लें, अगर कोई क्रॉस सेक्शन ले लें तो क्या पाएंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ, उतने ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो आप कह सकते हो कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन
कैसा है, जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेट फ्लो अगर जीरो हो गया तो हम करंट को जीरो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सिंपल डिफाइन किया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। सिंपल हम लोग कहते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो हमारा करंट कहलाता है। ये क्या है? यही तो हमारा करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब देखो डिफिनेशन की तरफ से देखा जाए कि अगर हमको फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो करंट भी हमारी क्या होगी, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया कि अगर ये कंडक्टर हमारा बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसमें इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से, जो इतनी बहुत तेजी से चल रहे थे, इनके चलने से कोई करंट हमको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो करना क्या होगा भाई, अब इसमें करंट को फाइंड करने के लिए करना क्या होगा? ठीक है, तो अब इसमें करंट को फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम किसी एक बैटरी से इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसको बैटरी से किसी कनेक्शन कर देंगे। तो बैटरी कनेक्शन से क्या होगा, अब जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई अब कंडक्टर में कैसे करंट को फ्लो कराया जाए। तो देखो फिर से एक बार कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर में हमको करंट को फ्लो कराना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको सिंपल हम किसी बैटरी से इसका कनेक्शन कर देंगे, इस बैटरी से इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब भाई हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे रहेंगे, आयंस तो हमारे पास रहेंगे रहेंगे। अब इसमें होता क्या भाई कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्शन देंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे आयंस होंगे और साथ में ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे हम बैटरी से इसका कनेक्शन देंगे, अब इसमें यहाँ पे जो प्रक्रिया है, जहाँ जो प्रोसीजर होगा, इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अभी। बट अभी बस देखो क्या होगा कि जैसे ही इसको कनेक्शन करेंगे, हमारे पास ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है पढ़ना है, इसको हम आप डिटेल में पढ़ाएंगे। बट अभी आप देखो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलना शुरू कर देंगे, बट कैसा, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ भी टकराएंगे, लेकिन इनका नेट फ्लो जीरो नहीं होगा। तो अब क्या मान लेते हैं, तो अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। ठीक है, तो क्या हमने कंसिडर किया कि ये माना कि इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्ज का मूवमेंट हुआ। यहाँ से जो चार्ज मूव कर रहे हैं ना, क्या देखा कि यहाँ डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में पास हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज करंट आई, एवरेज करंट वो कितना हो गया, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारी करंट हो जाएगी। ठीक है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, I एवरेज दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। अब देखो जरा इनका क्या कहना है कि हमारी एवरेज करंट है, ये हमारी एवरेज करंट है, यानी हमने देखा कि 5 सेकेंड में 100 चार्ज मूव कर गए। ठीक है, तो कितनी करंट हो गई, तो वो एवरेज वो करंट क्या है, दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट। बट हम मान लो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहें कि पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट में कितनी करंट जा रही है, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए जरा देखो, इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहां पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। इसको I से भी लिख सकते हो या I इंस्टेंटेनियस कर दो, या सिंपल चाहो तो आप ऐसे I से भी लिख सकते हो। अब ये कैसे निकलेगा, तो जहां भी टर्म इंस्टेंटेनियस आता है, जरा याद करो आप क्लास 11th में जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते थे, तो वहां पे जो टाइम ड्यूरेशन था उसको बहुत ही कम लेते थे। कम लेने का मतलब इट टेंड्स टू 0। तो सेम चीज यहां भी करने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे मिलेगी, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एंड दिस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको क्या लिखते हैं, यानी ये ड्यूरेशन बहुत कम से कम, तो यही हमारे पास ये बन करके आ गया, दिस बिकम्स डी क्यू अपॉन डी टी। तो हमारे पास देख लो एक करंट का नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। नया का मतलब क्या आ गया भाई, वो ये तो भी ये भी वही चीज है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दिस इज ऑल्सो
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे इसको एक तरह से हमने इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी देख लिया। तो हमारे पास करंट के क्या क्या इक्वेशन आ गए, तो एक का करंट का इक्वेशन हमारे पास जो जनरल मिला था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी कह सकते हो, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी भी कह सकते हो। अब एक चीज़ और याद करो भाई, इसमें हम पिछले चैप्टर हमने क्वांटाइजेशन की बात की थी और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो करंट का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, I इज इक्वल टू देख लो Q अपॉन टी दैट इज NE अपॉन टी। तो हमारे पास एक करंट का फॉर्मूला और मिल गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन टी। ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये सब करंट के छोटे छोटे रिलेशंस है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो आगे चलकर इसका हम यूज़ करना ही है, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। बट हम एक चीज़ और आपको बतानी है यहाँ पे, ध्यान से देखो भाई, हमारे पास यहाँ जो रिलेशन आ रहा है ना, हमारे पास जो रिलेशन यहाँ बन करके आ रहा है, कौन सा रिलेशन, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जरा देखिए, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में चार्ज को निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा। आई इंटू डी टी को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो इस तरह से हमारे पास चार्ज का भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा और चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमको चार्ज का इक्वेशन दिया गया हो, देखिए अगर हमको चार्ज का इक्वेशन दिया गया हो तो करंट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर करंट का इक्वेशन दिया गया हो तो हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं इस बेस पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है, कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज का इक्वेशन दिया गया। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में चार्ज का इक्वेशन दिया गया है, Q इज इक्वल टू आपका दिया गया है, लेट Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास दिया गया है कि कोई कंडक्टर है और ये अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो आपको ये बताना है कि अगर आपको A, B की वैल्यू और C की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, तो आपको सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है आपको ये बताना है। तो कैसे करंट निकालोगे, तो पहले तो इसको देखते हुए हम लोग I निकाल लें। I इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी के लिए क्या करोगे भाई, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू देखो ये हो गया ट्वाइस AT हो जाएगा, प्लस ये हो गया B, और ये कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो I इज इक्वल टू 2AT प्लस BT हो गया, प्लस ये 0 हो गया। अब आप इसको लिख लो ऐसे 2AT प्लस B। अब आपसे क्या दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है और आपको टाइम दिया है, ठीक है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपसे कह देगा कि लेट A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 3 एंड T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, तो क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो निकाल लो भाई। आप कैसे निकालोगे, सो I इज इक्वल टू ट्वाइस, देखो A की वैल्यू कितनी दी गई है, तो A की वैल्यू आपको 5 दी गई है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, दैट इज ये 2 सेकेंड हो गया, प्लस अब देखो क्या है, ये B है, B की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉल्व कर लो, 20 हो गया प्लस 3 दैट इज 23 क्या एम्पियर, ठीक है, यानी हमारी करंट की वैल्यू हो गई। इस तरह से देखा हमने, अगर हमारे पास चार्ज का इक्वेशन दिया गया है तो इस तरह से हम लोग करंट को निकाल सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें हमको इस करंट का इक्वेशन दिया रहेगा और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो हमारे पास रिलेशन जो आया I इज इक्वल टू क्या बताया, डी क्यू अपॉन डी टी। आपने इसमें क्वेश्चन तो कर ही लिया, फिर हमने समझाया था इसको ऐसे निकाल लो, डी क्यू इज इक्वल टू हो गया I इंटू डी टी, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लोगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है कि किसी कंडक्टर में जो करंट है उसका रिलेशन दिया है I इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू 2T प्लस
3t², ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 2t प्लस 3t²। तो आपको बताना क्या है कि एक ड्यूरेशन दे देगा, टाइम ड्यूरेशन, दैट इज 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में आपको टोटल क्या बताना है, चार्ज, यानी t इज इक्वल टू, टाइम आपको दे देगा 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो निकालते हैं भाई, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3t², ठीक है ना, ये आपका dt हो गया। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2t²/2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 3t³ और आपका लिमिट कितना हो गया, ये हो गया 2 to 3। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, इनको आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास q इज इक्वल टू हो गया, आप लिख सकते हो t² प्लस t³। वैल्यूज पुट करिए, लिमिट 2 से 3 हो गई, तो एक बार आप कर लो 3² प्लस ये हो गया प्लस 2², ठीक है, 2³ कर लो। देखो ये क्या है, t केवल कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 कर लो, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे 3³ कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये 3³ हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस वाला लगा दो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2² माइनस 2 की पावर क्यूब, ठीक है, सॉल्व करिए कितना आएगा 6 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 27 माइनस ये आपका हो गया 4 माइनस 8। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा आपको, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लोगे आपको, तो इसके पास आपका लगभग कितना आएगा, ये आपका 24 के आसपास आएगा, 24 आ जाएगा, 24 कूलम, ठीक है। देख लो, एक आपका यहाँ बचेगा, एक और यहाँ से 4 घटा दो, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया 24 कूलम। तो देखा हमने बहुत सिंपल सा एक रिलेशन था जिससे हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, इसमें इसके यूनिट्स की बात करेंगे कि करंट का मेजरमेंट किस में होगा, इसका यूनिट्स क्या होगा। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे और करंट की बात करेंगे। जरा देखो इसका यूनिट क्या होगा, किसका, करंट का। तो जरा याद करो, आपने डिस्कस क्या किया, I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, और टाइम क्या है, यानी इसका यूनिट देखो, इसका आपका ये टाइम हो गया, चार्ज यानी आपका कूलम सेकेंड। देखो I इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, यानी करंट का यूनिट क्या हो गया कूलम पर सेकेंड, और इसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पियर, ठीक है ना। यानी करंट की यूनिट क्या हो गई, करंट की यूनिट हमारी हो गई एम्पियर, ठीक। तो कैसे डिफाइन करो कि व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होता है, तो यहां देखो इसको 1 कूलम कर दो और ये कर दो 1 सेकेंड, या ऐसे कर सकते हो कि भाई 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए क्या है, 1 कूलम के चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो कराएंगे तो जो करंट मिलेगी वो क्या है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम के चार्ज को 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर में फ्लो कराएंगे तो जो मिलने वाली करंट होगी दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है ना। अब ये जो एम्पियर, ये जो करंट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इस करंट का जो डायमेंशन होगा वो A होगा। जैसे याद करो, आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया क्लास 11th में, जिसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इस तरह से हमारे पास करंट भी कैसी है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से करंट का डायमेंशन, ये कैपिटल A क्या है, कैपिटल A इज द डायमेंशन ऑफ करंट। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो एम्पियर है ये तो बड़ी यूनिट है ना, ये बड़ी यूनिट है, तो इसके छोटे यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो जैसे माइक्रो आप कई बार देख चुके हैं, मिली का मतलब 10⁻³ से हो गया, और माइक्रो का मतलब क्या होगा 10⁻⁶ से हो गया। तो अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर होता कितना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा अपने डेली लाइफ की बात करते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है। यानी घरों में हमारे पास जो करंट आती है, ये हमारे पास जो भी होम अप्लायंसेस हैं, इसमें हम लोग 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपसे पूछा जाए कि भाई जब लाइटनिंग होती है,
लाइटिंग होती है तो वहां भी तो करंट आती है, वो कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, वो करंट होती है 10⁴ एम्पियर के आसपास होती है, इतना होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए ना ये बहुत, जब लाइटिंग होती है तो वहाँ काफ़ी डैमेज होता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाएगी और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। आगे डिस्कस करेंगे हीट का फॉर्मूला I²R×T, तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हमारे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसीलिए जब लाइटिंग होती है तो चीज़ें वहाँ पे वो जल जाती हैं या वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये हमारे पास 1 एम्पीयर करंट को बताया। होम अप्लायंसेस लाइटिंग में कितनी करंट मिल रही, तो ये लगभग हमारे पास 10⁴ मीटर/सेकंड की करंट मिल जाती है। लेकिन एक बात करते हैं कि क्या हमारे शरीर में भी करंट बहती है, क्या हमारे बॉडी में भी करंट बहती है? तो बिल्कुल, वो भी करंट है। कितनी होती है लगभग? तो पहली बात तो कि ये करंट आई कहाँ से, तो भाई हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ भी आयंस की बात करेंगे, तो वहाँ पे सर्कुलेशन यानी फ्लो ऑफ तरह से चार्ज होगा, ठीक है। करंट वहाँ मिलती है, लेकिन वो करंट बहुत ही कम होती है। वो कितनी है, लगभग 1 माइक्रोएम्पियर, 1 माइक्रोएम्पियर करंट होती है। यानी हमारे सिस्टम में, ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो है लगभग 1 माइक्रोएम्पियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो करंट कैसी क्वांटिटी है, ये करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट को ये मत सोचना कि करंट हम जब भी हम बनाते हैं, भाई एक वायर लेते हैं, वायर को ऐसे दिखा देते हैं, भाई करंट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट के एरो बनाने से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ये करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। देख लो, यानी करंट हमारी जो हो गई वो कैसी क्वांटिटी हो गई, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई स्केलर कैसे मानते हैं, तो पहले तो ये देखो कि वेक्टर किसी क्वांटिटी वेक्टर क्यों मानते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हमारे पास वेक्टर एडिशन होता है। जैसे मान लो हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, ये मान लो 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। अगर आपस में ये परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 आएगा। अगर इनके बीच में एंगल हम चेंज करते जाएं, ठीक है ना, इनके बीच के एंगल को हम चेंज करें तो हम ये पाएंगे इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है ना। इनके रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे होगी, चेंज होती जाएगी। तो ये कहते हैं दिस इज द, इसको कहते हैं कि वेक्टर एडिशन है। ये क्या है, ये हमारा वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। बट क्या करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है क्या? जैसे मान लो ये 2 वेक्टर है, यानी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है, ये तो हमारा वेक्टर का एडिशन है। बट अगर हम बात करते हैं अपने करंट के लिए कि किसी कंडक्टर में करंट इधर आ रही है, ठीक है, 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और इधर से कितनी आ रही है, ये मान लेते हैं 4 एम्पियर करंट आ रही है, और ये दोनों वायर आपस में मान लेते हैं परपेंडिकुलर ऐसे रखे गए हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट यानी इधर से जो करंट निकलेगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 7 एम्पियर। अब देख लो इनके बीच का कुछ भी एंगल चेंज कर लो, भैया 90 कर लो, 0 कर लो, 180 डिग्री कर लो, कुछ भी इनके बीच का एंगल कर लो, रिजल्टेंट हमारा कैसा होना है, 7 ही होना है, ठीक है। यानी ये वेक्टर एडिशन को फॉलो तो नहीं कर रहा है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी ये कैसी क्वांटिटी है, यानी हमारी जो करंट है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा। ये करंट कैसी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो बात आती है कि तब ये क्या शो करते हैं आप, इसको क्या दिखाते हैं, ये क्या चीज है तो डायरेक्शन ये भी है, बट क्या इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज हमारे किधर से किधर मूव करेंगे, ये एरो ये बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन बताएगा। तो अब करंट का फ्लो 2 तरह से हम समझते हैं। करंट का फ्लो जब समझते हैं, एक तो समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कहाँ ये कहता है कि कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, यानी एक हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे इधर, तो करंट हमको इसके अपोजिट मिलेगी, ठीक है। यानी ये करंट कैसे मिलेगी, इसके अपोजिट में। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी हम बताएंगे ऐसे कि अगर जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे करंट हमारी उधर ही चलेगी। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन के, देखो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया।
तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएंगे हमारी करंट भी उधर ही जाएगी। यानी फ्लो ऑफ करंट का, यानी करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, या फिर क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट में। तो इस तरह से इस करंट को कहते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। एंड सेकेंड करंट इज नोन एज, इसको आप कह सकते हो दैट इज द कन्वेंशनल करंट। इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट दोनों एक ही चीज है भाई, दोनों क्या है? दोनों एक ही चीज है, बट इसके दो अलग अलग नाम है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेकर करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलोगे दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो देखो छोटी छोटी चीज हमने काफी डिस्कस कर लिया, अभी बहुत बेसिक है, पढ़ना तो बहुत कुछ अभी हमको है। अभी हमने बस ये छोटी छोटी चीजों को डिस्कस किया, करंट का फार्मूला डिराइव आपको समझाया, फिर इसमें हमने इसके यूनिट डायमेंशन की बात की, स्केलर वेक्टर की बात किया हमने कि क्या है, और कुछ इसके एक दो फॉर्मूले हमने और भी इसको डिस्कस किया है।